स्टूडेंट्स वेलकम बैक। आज हमारा थर्ड लेक्चर होगा फिजिक्स का, जिसका नाम है सिस्टम इंटरनेशनल या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। आज हम डिफाइन करेंगे कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है, सिस्टम ऑफ यूनिट डेवलप कैसे किया जा सकता है, या सिस्टम इंटरनेशनल से पहले कौन कौन से और सिस्टम ऑफ यूनिट्स यहाँ पर एग्जिस्ट करते थे, ठीक है, और इसका बैकग्राउंड क्या है। अच्छा जी, हम चलते हैं। सबसे पहले हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट के बैकग्राउंड को देखते हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है कि फिजिक्स इज द साइंस ऑफ एग्जैक्ट मेजरमेंट, यानी यहां पर हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी या किसी भी चीज की मेजरमेंट करते हैं, या साइंस में हम किसी भी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए उसकी सबसे पहले मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। अब जब हम कोई चीज मेजर करते हैं तो इस मेजरमेंट के लिए हमें किसी फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत होती है, यानी हम एक ऑब्जेक्ट की जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं, फॉर एग्जांपल इस मार्कर की लेंथ, इसका मैस, ये चीज जो है ये इसकी प्रॉपर्टीज है, और इनको मेजर करने के लिए हमें कुछ तरीकाकार यूज करना पड़ेगा, और इन प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। ऑल द मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। लेंथ, मैस, टाइम, टेम्परेचर, दीज आर ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज। इसी तरीके से ब्यूटी, हेट, लव, एंगर, ये कुछ ऐसी क्वांटिटीज हैं जो मेजरेबल नहीं है, तो उनको फिर हम नॉन फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। तो जब हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, तो जब हम इनको मेजर करते हैं तो इनकी मेजरमेंट दो टर्म्स में की जाती है, यानी इसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। एक को कहते हैं मैग्नीट्यूड और दूसरे को कहते हैं यूनिट। फॉर एग्जांपल मेरे पास लेंथ है, तो जब मैं लेंथ को मेजर करता हूं तो मैं कहता हूं 5 किलोमीटर। इसमें जो 5 है ये आ गया मैग्नीट्यूड, ठीक है, और इसके साथ ये जो किलोमीटर है ये इसकी यूनिट आ गई। मतलब मैग्नीट्यूड से मुराद है इट इज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, यानी मैग्नीट्यूड हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू। बट व्हाट इज यूनिट? यूनिट क्या होता है? इसको डिफाइन अगर हम करें, द स्टैंडर्ड एंड जस्टिफाइड मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट, ठीक है। यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की स्टैंडर्ड और जस्टिफाइड मेजरमेंट जिसको हम रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, जिसकी मदद से हम दूसरी कोई फिजिकल क्वांटिटी, वही फिजिकल क्वांटिटी हम किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की अननोन लेंथ या अननोन मेजरमेंट कर सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? यूनिट, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी होती है। अच्छा जी, चूंकि आपको यूनिट का पता चल गया और फिजिकल क्वांटिटीज को इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड एंड यूनिट एक्सप्लेन किया जाता है, तो हम जो यूनिट्स यूज करते हैं इसके लिए फिर हमारे पास एक सिस्टम ऑफ यूनिट होता है, ठीक है। यानी हम कोई भी मेजरमेंट करते हैं तो मेजरमेंट में हमारे पास बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, और उन फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए फिर हमारे पास एक सिस्टम ऑफ यूनिट होता है। तो सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है? अ कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स फॉर ऑल फिजिकल क्वांटिटीज, यानी सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज के लिए जो एक हम सेट ऑफ यूनिट बना लेते हैं, उस सेट ऑफ यूनिट को हम क्या कहते हैं? सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। इसमें हम लेंथ को भी एक यूनिट असाइन करते हैं, मैस को भी, टाइम, टेम्परेचर, जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उस फिजिकल क्वांटिटी को हम एक खास यूनिट असाइन करते हैं, और जो सारी फिजिकल क्वांटिटीज है उनको जो हमने यूनिट्स असाइन किए हैं उनको हम क्या कहते हैं? सेट ऑफ यूनिट्स, ठीक है। और एक सिस्टम ऑफ यूनिट को डेवलप करने के लिए दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं। क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं? देयर आर टू पैरामीटर्स व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ए सिस्टम ऑफ यूनिट। द फर्स्ट इज द चॉइस ऑफ ए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, यानी सिस्टम ऑफ यूनिट बनाने के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या करनी चाहिए कि एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी चूज करनी पड़ती है। अच्छा, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से क्या मुराद है? इससे मुराद वो फिजिकल क्वांटिटी है जो आम तौर पर हर एक पर्सन जिससे वाकिफ भी हो, सिंपलेस्ट हो, यानी यूज भी कर रहा हो, और आसानी से वो मेजर भी कर सकता हो। मतलब लेंथ एक मजदूर भी यूज कर रहा है, इसको मेजर कर रहा है, एक पढ़ा लिखा आदमी भी कर रहा है, एक बादशाह भी कर रहा है, हर एक यूज कर रहा है, यानी ये हर एक के लिए आसानी से सिंपलेस्ट समझ भी आने वाली चीज है, और इसके साथ साथ इसको मेजर करने का प्रोसीजर भी आसान है।
मैस हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज है जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कह सकते हैं हम। और इनको जो हम एक यूनिट असाइन करते हैं, पहली बात तो ये है कि हम सबसे पहले फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी चूज करते हैं एक सिस्टम ऑफ यूनिट के लिए। जब हमने इसकी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी चूज कर ली तो फिर उसके लिए हम एक यूनिट असाइन करते हैं। मतलब हमारे पास लेंथ की अगर बात की जाए, इट कैन बी मेजर्ड इन मिलीमीटर, फीट, यार्ड, माइल, किलोमीटर, सेंटीमीटर, बहुत सारे यूनिट्स हैं इसको जिसमें मेजर किया जा सकता है। अब इनमें से हम इन सारे यूनिट्स में से एक खास इसके साथ यूनिट असाइन कर देंगे, यानी जिसकी टर्म्स में हम फिर हर जगह मेजर करेंगे, ठीक है, हर मेजरमेंट लेंगे, फिर उसको कन्वर्ट करके हम बाकी यूनिट्स में भी लेके जा सकते हैं। लेकिन एक खास यूनिट हम एक फिजिकल क्वांटिटी को असाइन करते हैं किसी भी सिस्टम ऑफ यूनिट में, ठीक है। और इस सिस्टम ऑफ यूनिट को जो यूनिट आप असाइन करते हैं दैट इज नोन एज स्टैंडर्ड, ठीक है। और उसको मेजर करने के लिए एक यूनिट होती है दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड। और स्टैंडर्ड ऑफ ए यूनिट मस्ट बी एक्सेसिबल, यानी आपको अवेलेबल होना चाहिए। यानी आप एक सिस्टम ऑफ यूनिट में जो यूनिट है उसको मेजर करने के लिए आपने जो स्टैंडर्ड बनाया है वो स्टैंडर्ड आपके अप्रोच में हो, आपकी अप्रोच में हो। यानी आप लेंथ मेजर करना चाहते हैं तो आपके पास वो मीटर होना चाहिए जिसकी मदद से आप एक कपड़े की लेंथ मेजर कर रहे हैं, एक्सेसिबल हो, ठीक है। और दूसरी बात क्या होनी चाहिए कि ये इसका जो स्टैंडर्ड है इट मस्ट बी इनवेरिएबल। इनवेरिएबल से क्या मुराद है, यानी ऐसा कोई आपके पास स्टैंडर्ड ना हो जो सुबह और रीडिंग दे रहा हो, शाम को और रीडिंग दे रहा हो, नो। यानी आपके पास एक मीटर है जिसकी वजह से आपने कपड़ा मेजर करना है तो वो क्या होना चाहिए, सुबह भी जो लेंथ मेजर कर रहा हो इतनी ही शाम को, एक साल बाद भी उससे लेंथ मेजर की जाए उतनी ही मेजर करता हो, ठीक है। द स्टैंडर्ड मस्ट बी एक्सेसिबल एंड इनवेरिएबल। किसी भी स्टैंडर्ड के लिए ये दो कंडीशंस का होना जरूरी है। लेकिन एक चीज याद रखें कि ये दो चीजें एट अ टाइम यानी साइमल्टेनियसली 100% आपको फुलफिल नहीं कर रही होती, यानी आपको इसमें से कुछ ना कुछ थोड़ा सा किसी में एरर को कंप्रोमाइज करना पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया जी आपके पास हाउ कैन वी डेवलप ए सिस्टम ऑफ यूनिट। अब हमारे पास कुछ सिस्टम ऑफ यूनिट्स सिस्टम इंटरनेशनल से पहले मौजूद थे, कौन कौन से हैं, उसमें से जी एक है CGS सिस्टम, ठीक है। इसको हम फ्रेंच सिस्टम भी कहते हैं, ये कोई फ्रेंच सिस्टम भी है, ठीक है, फ्रेंच सिस्टम। इसमें C रिप्रेजेंट करता है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, G ग्राम, S सेकंड, ठीक है, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, ठीक है। CGS सिस्टम, सेंटीमीटर फॉर लेंथ, ग्राम फॉर मैस, सेकंड फॉर टाइम। और ये तीनों फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं लेंथ, मैस, टाइम, दीज आर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास एक एग्जांपल है इसकी CGS सिस्टम। CGS सिस्टम से बाद में एक और फ्रेंच सिस्टम आया जो इसी से डिराइव किया गया, दैट इज कॉल्ड MKS सिस्टम। और MKS में M डिनोट मीटर, K किलोग्राम एंड S सेकंड, यानी है ये भी लेंथ ही मेजर कर रहा और साथ है ये भी फ्रेंच ही सिस्टम, ठीक है कोई ये फ्रेंच सिस्टम। और इससे थोड़ी सी एडवांस फॉर्म है, यानी इसके बाद ये वाला सिस्टम बनाया गया था, ठीक है, जिसमें हम लेंथ को मीटर में, मैस को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में मेजर कर सकते हैं। अच्छा, ये दो फ्रेंच सिस्टम आ गए। इसके बाद हमारे पास एक और सिस्टम है FPS, जिसको आप ब्रिटिश सिस्टम या ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम कहते हैं, जो बहुत अरसे तक सब कॉन्टिनेंट में भी इस्तेमाल होता रहा है। इसका नाम होता है FPS सिस्टम या BES सिस्टम, ठीक है। इसमें F क्या चीज है, F फुट, लेंथ को मेजर करने के लिए एक हमने यूनिट रखी है। और इसी तरीके से मैस के लिए, मैस या वेट के लिए पाउंड, ठीक है। और T सेकंड के लिए, टाइम के लिए सेकंड, ठीक है, FPS सिस्टम। ये हमारे पास तीन मोस्ट फेमस सिस्टम ऑफ यूनिट्स थे जो 1950 तक या 1960 तक कॉमनली यूज होते थे। बट ये इनको हम कह सकते हैं दीज आर द रीजनल सिस्टम्स। क्यों? क्योंकि CGS और MKS फ्रेंच, जहां जहां तक फ्रेंच का इन्फ्लुएंस था
बिफोर 1960, तो वहां पर ये सिस्टम बहुत ज्यादा यूज होते थे। ठीक है, इसी तरीके से एफपीएस जिस जिस एरिया में इन्फ्लुएंस था ब्रिटिशर्स का, ब्रिटिशर जिस जिस एरिया में रूल कर रहे थे वहां पर ये सिस्टम इस्तेमाल किया गया, अडॉप्ट किया गया। अमेरिकन भी एफपीएस सिस्टम ही को अडॉप्ट कर चुके थे। बट मसला क्या था? मसला ये था कि अब वर्ल्ड का एक रीजन जो है एक तरह का सिस्टम इस्तेमाल कर रहा है, दूसरे तरफ का रीजन जो है वो दूसरा सिस्टम इस्तेमाल कर रहा है। तो फिर प्रॉब्लम ये बन गई कि एक ने कुछ यानी साइंस के इनसाइड कुछ वर्क किया और दूसरे ने साइंस के इनसाइड वर्क किया, तो एक ने इस एमकेएस या एफपीएस में उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की, एक्सप्रेस करने की कोशिश की या मेजरमेंट लेने की कोशिश की, और दूसरे साइंटिस्ट ने एफपीएस में इसको मेजर किया, एक्सप्लेन किया, इसके ऊपर अपनी साइंस की पूरी डिस्कवरीज को स्टडी किया। तो फिर एक दूसरे में ये हो गया था कि नॉलेज शेयरिंग का थोड़ा सा गैप आ रहा था। तो फिर 1960 में, ठीक है, 1960 में पेरिस में एक पूरे वर्ल्ड के साइंटिस्ट इकट्ठे हुए और वहां पर एक कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हुई जिसका नाम है द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर। द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर, ठीक है, इसको सीजीपीएम भी कहते हैं। इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर में पूरे वर्ल्ड के साइंटिस्ट इकट्ठे हुए और उन्होंने क्या किया, एक कॉमन सिस्टम ऑफ यूनिट बनाने के लिए नेगोशिएट किया, इकट्ठे हुए उन्होंने वर्क किया और एक ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट बना दिया जो अब ब्रिटिशर्स भी यूज कर रहे हैं, अमेरिकन भी यूज कर रहे हैं, हम सब कॉन्टिनेंट्स वाले भी यूज कर रहे हैं और इसी तरीके से फ्रेंच भी उस सिस्टम को यूज कर रहे हैं। ठीक है, उस सिस्टम का नाम रखा गया सिस्टम इंटरनेशनल। ठीक है, अब ये सिस्टम इंटरनेशनल क्या है इसको पहले हम डिफाइन करते हैं तो फिर हम आगे चलते हैं। इसकी डेफिनेशन जो है आपकी बुक में मेंशन तो नहीं है, लेकिन सबसे बेस्ट डेफिनेशन इसकी ये है, द वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ यूनिट्स in which fundamental units are assigned to the fundamental physical quantities। यानी दुनिया में राइज करदा एक्सेप्ट शुदा एक ऐसा निजाम, यूनिट्स का एक ऐसा निजाम जिसमें हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ठीक है, जो आमतौर पर हर जगह पर यूज हो रही है, सिंपलेस्ट है, प्रोमिनेंट है, उन फिजिकल क्वांटिटीज को कुछ खास फंडामेंटल यूनिट्स असाइन कर देते हैं। यानी हमारे पास और बहुत सारी यूनिट्स होती हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, कुछ एक खास यूनिट, जैसे लेंथ को हमने मीटर दे दी, टाइम को हमने, टाइम की मिनट भी है, ईयर भी है, आवर भी है, सेकंड हमने एक यूनिट दे दी। ठीक है, सेकंड इज इंटरनेशनल यूनिट फॉर टाइम। ठीक है, ऐसा यूनिट फॉर टाइम। तो ये सिस्टम कब बनाया गया था? 1960 में। अच्छा, इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर में जब सिस्टम ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट पर सारे साइंटिस्ट एग्री कर गए, तो फिर इन्होंने यूनिट्स को, यानी फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया, या आप कह सकते हैं फिजिकल क्वांटिटीज को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। इसमें नंबर 1 आपके पास जो आ गई बेस यूनिट्स, या इससे करस्पॉन्डिंग जो फिजिकल क्वांटिटीज है उनका नाम रखा गया है बेस फिजिकल क्वांटिटीज। ये एक्चुअली मोस्ट सिंपलेस्ट थी, मोस्ट प्रोमिनेंट थी और मोस्ट यूजफुल थी। ठीक है, दे आर 7 इन नंबर, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट। उसके अलावा बाकी जो सारी यूनिट्स थी या सारी फिजिकल क्वांटिटीज थी, जिसमें फोर्स है, वॉल्यूम है, डेंसिटी हो गई, या बाकी इससे हटकर और भी जो फिजिकल क्वांटिटीज आ रही हैं, यानी बहुत ज्यादा तादाद है इनकी, ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज या इनकी करस्पॉन्डिंग जो यूनिट्स है उनका नाम रखा गया डिराइव्ड यूनिट्स। तो फिर दो एक खास फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी आ गई जिनको 1960 की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर या उसके बाद वाली जो दूसरी कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर हुई थी, उसमें उस वक्त तक ये डिसाइड नहीं किया जा सका था कि ये बेस फिजिकल क्वांटिटीज हैं या डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जिनका एक का नाम है प्लेन एंगल और दूसरे का नाम है सॉलिड एंगल। ये दो फिजिकल क्वांटिटीज है। ठीक है, दीज आर प्योरली ज्योमेट्रिकल फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, उन फिजिकल क्वांटिटीज को डिफाइन नहीं किया जा सका या कैटेगराइज नहीं किया जा सकता कि ये बेस फिजिकल क्वांटिटीज है, ये डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज है। तो फिर इनका नाम रखा गया सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज और इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग जो यूनिट्स यूज की गई, दीज यूनिट्स आर नोन एज
सप्लीमेंट्री यूनिट्स। होपफुली आपको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट की बात समझ आ गई होगी। बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट लेक्चर।